Hello friends, welcome back to Let's Study by Seba Suhail. Today I am going to take very important topic that is cognitive developmental theory by Jean Piaget. जैसा कि मैंने आप लोगों को मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट और यूपी टेट के लिए. एटलीस्ट 3 to 5 क्वेश्चंस आना ही आना है जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थियोरी से. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कॉग्निशन होता क्या है. कॉग्निशन मीन्स होता है संज्ञान, मीन्स मेंटल प्रोसेस जिससे एक बच्चा इस दुनिया में जब आता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो अपने आप को कैसे इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना है, वो मेंटल प्रोसेस को कॉग्निशन कहते हैं या इंटेलिजेंस कहते हैं. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स मेंटल डेवलपमेंट. एक बच्चा जब पैदा होता है और धीरे धीरे अपने आप को इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है, लोगों से मिलता है, लोगों को देखता है, तो वो दैट इज़ नोन एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट. और जीन पियाजे एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे. इन्होंने इस कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थियोरी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल थियोरी पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क किया है. इन्होंने अपने 3 बच्चों को ही सब्जेक्ट बनाया और अपनी वाइफ के साथ मिलकर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे वर्कआउट किया. इन्होंने इंटेलिजेंस की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी. कहा कि इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है एक ऑर्गेनिज्म की जिससे वो अपने आप को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी पे जाने से पहले मैं आपको थियोरेटिकल नोशंस देते हैं गिवन बाय जीन पियाजे. जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास नेचुरल इंस्टिंक्ट्स या इनेट या इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स होते हैं. जैसे वो सकिंग करता है, लुकिंग करता है, क्राइंग करता है, तो वो उसके पास इनबॉर्न होते हैं. तो इसी बेसिस पे पियाजे ने जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ह्यूमन माइंड को 2 में डिवाइड किया है. एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और दूसरा कॉग्निटिव फंक्शनिंग. कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को उन्होंने स्कीमा कहा और कॉग्निटिव फंक्शनिंग को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन. तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन माइंड जो होता है उसमें पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस होती है. वो पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस को हम स्कीमा कहते हैं. और कॉग्निटिव फंक्शनिंग को उन्होंने 3 में डिवाइड किया, एसिमिलेशन. फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा एक चिड़िया आसमान में उड़ती हुई देखता है तो वो समझता है कि हाँ ये बर्ड है, लेकिन उसी जगह अगर उसने एक एरोप्लेन देखा तो वो कहेगा कि वो भी बर्ड है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है कि हर उड़ती हुई चीज़ बर्ड ही होती है. तो ये प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं. मीन्स उसने एरोप्लेन देखा तो एरोप्लेन को उसने कहा कि वो बर्ड है. उसको ये नहीं पता है कि हर उड़ती हुई चीज़ चिड़िया नहीं होती है. लेकिन जब उसकी मदर ने उसको बताया कि नो बेटा दैट इज़ नॉट अ बर्ड, वो बर्ड नहीं है, वो एरोप्लेन है, तो उसका जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें चेंज हुआ, उसको थोड़ा ब्रॉड किया उसकी मदर ने. वो चेंज एकोमोडेशन कहलाता है. यानी स्कीमा में कोई चीज़ जब ऐड करते हैं तो वो एसिमिलेशन होता है, लेकिन अगर ऐड करने से वो स्कीमा चेंज हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, दैट इज़ नोन एज एकोमोडेशन. और वो प्रोसेस जिससे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों मिलके एक ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं, वो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं. तो उस चीज़ को हम शॉर्ट में एक बार मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि जो पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन माइंड में होता है उसको स्कीमा कहते हैं और वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है. एसिमिलेशन, एक बच्चे ने एरोप्लेन देखा या उसने सोचा कि ये बर्ड है, वो स्कीमा में जो चीज़ ऐड होती है उसको एसिमिलेशन कहते हैं. लेकिन अगर वो चीज़ ऐड करने से वो
स्कीमा ब्रॉड हो जाता है या मॉडिफाई हो जाता है या चेंज हो जाता है, उसको एकोमोडेशन कहते हैं। और वो प्रोसेस जिससे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है, उसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पियाजेस के थियोरेटिकल नोशंस कह लीजिए आप, या इनके विचार कह लीजिए। इससे भी सीटेट और यूपीटेट में 101% क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अब हम लोग चलते हैं 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ। इन्होंने, आप इसको 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं या 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह सकते हैं। पहला सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ से 2 ईयर्स होता है। सेकेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 to 6 ईयर्स होता है। इसको फिर इन्होंने 2 फेज़ में डिवाइड किया था, एक प्री कॉन्सेप्चुअल फेज़ और दूसरा इंट्यूटिव फेज़। थर्ड आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 to 11 ईयर्स होता है। एंड द फोर्थ वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो 11 ईयर्स एंड अबव होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे मीन्स कौन कौन से चेंजेस उनके अंदर आते हैं बर्थ से 2 ईयर्स में। अब भाई जब बच्चा पैदा होता है, फ़ौरन पैदा होती तो वो बोलने नहीं लगता है, तो वो सेंसर्स अपने यूज़ करता है और उससे बताता है कि उसे भूख लगी है या उसे मीन्स उसको क्या करना है, वो अपने सेंसर्स से बताता है। तो इसलिए इसमें सेंसर्स आर टीचर्स, एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व, डेफर्ड इमिटेशन कोई किसी तरह का फेस बना रहा उसको देख के मुस्कुराना, इसको या वैसे ही फेस बनाना, इसको डेफर्ड इमिटेशन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स अब एक बच्चे को अगर भूख लगेगी तो वो बोलेगा तो है ही नहीं, बिकॉज इन दिस स्टेज देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। तो वो कहेगा कि या रोएगा, बोलेगा तो नहीं, कहेगा भूख लगी मीन्स वो अपनी बात रो कर बताएगा। नाउ प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज ये 2 to 6 ईयर्स होती है। इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, लेकिन इसमें ये भी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा अगर किसी चेयर से लड़ गया तो वो रोता है, लेकिन अगर उसकी मदर ने उस चेयर को मार दिया तो वो खुश हो जाता है कि अच्छा ठीक है, चेयर ने मुझे मारा तो मेरी मम्मा ने उसे मार दिया। इसको एनिमिज्म कहते हैं कि मीन्स वो समझता है कि जो नॉन लिविंग भी है उसको भी चोट लगती है। सेंट्रेशन वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है, लेकिन इसमें इरिवर्सिबिलिटी होती है। इरिवर्सिबिलिटी मीन्स 2 + 4 अगर 6 होता है तो वो ये नहीं समझ पाता कि 4 + 2 6 होगा, वो भी 6 होगा। ईगोसेंट्रिक वो सोचता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसी पूरी दुनिया सोचती है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग मीन्स सकर्मक तर्क। नाउ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, जिसको उन्होंने गैंग एज भी कहा या स्कूल एज कहा। और इसमें थोड़ा लॉजिक बिगिनस हो जाती है, मीन्स वो एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती, कोई हाइपोथेटिकल थिंकिंग नहीं होती, मीन्स कोई सामान्य सोच नहीं होती, ना वो कल्पना कर सकते हैं। नंबर कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है बट थोड़ा कॉन्क्रीट फॉर्म में होता है। डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने लगते हैं, क्लासिफाई करने लगते हैं, एक सीरियल में हर चीज़ अरेंज करने लगते हैं, लॉजिक हो जाता है इसमें। लास्ट इज़ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, दैट इज़ इसमें ये लोग सामान्य सोच शुरू कर देते हैं। मल्टीपल हाइपोथेसिस मीन्स एक क्वेश्चंस को किस किस सॉल्यूशंस उसका किस किस तरीके से किस किस रूल से लाना है, तो वो उनकी हाइपोथेटिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है। मीन्स इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉन्क्रीट में कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती है, कोई हाइपोथेटिकल थिंकिंग नहीं होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में शुरू हो जाती है। That is abstract thinking, multiple hypothesis means the child attain mental maturity with respect to the development of its cognitive abilities। वो धीरे धीरे mental maturity की तरफ बढ़ने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है, अच्छा बुरा समझने लगता है, सोचने लगता है कि एक इस प्रॉब्लम का हम कैसे सलूशन निकालें। तो ये आपके सामने मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन बनाया है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग। इसमें 4 ऑप्शन है। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स, बिलीव इन इमिनेंट जस्टिस, रीइंफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। और
मैंने जो है क्विज, इसका फर्स्ट ऑप्शन एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने ये 2 क्वेश्चंस भी बनाए हैं, इसको आपके लिए दिया है। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।